वंदे भारत की शान। नमस्कार। दौलत के लिए जब औरत की इस्मत को न बेचा जाएगा, चाहत को न कुचला जाएगा, गैरत को न बेचा जाएगा, जब अपनी काली करतूतों पे ये दुनिया शर्माएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। और उसी सुबह के इंतजार में ये आधी आबादी है, जिसकी पूरी कहानी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके साथ मैं हूं हमेशा की तरह घनश्याम उपाध्याय। डीडी किसान का बेहद खास कार्यक्रम सच के साथ, और सच के साथ में आज जिस कहानी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो हमसे जुड़ी है, आपसे जुड़ी है, और उस आधी आबादी से जुड़ी है जिसके बिना इस पूरी आबादी का कोई अस्तित्व नहीं है। शायद ही कोई दिन हो, शायद ही कोई लम्हा हो, कोई पल हो, कोई विचार गोष्ठी हो, सेमिनार हो जहां महिलाओं के हक की बात ना की जाती हो। लेकिन ये बात करने की ही जरूरत क्यों पड़ रही है, ये समझने की कोशिश आज हम इस खास कार्यक्रम में करेंगे। समझने का प्रयास ये भी होगा कि आधी आबादी के हाशिए पे रहने की वजह क्या है, वो कौन कौन सी दिक्कतें हैं, वो कौन कौन सी परेशानियां हैं जिसकी वजह से आज भी एक कतार में, एक पंक्ति में दूर से ही कहीं खड़ी हुई महिलाएं दिखाई देती हैं और ये सोचने और समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर उनके हक की लड़ाई कब अंजाम तक पहुंचेगी। आज भी क्यों असमानता का भेद है, आज भी क्यों महिलाओं को इंसान समझने पर भी लोग तैयार नहीं है। आज डिटेल से माइन्यूटली एक एक पॉइंट पे लगातार हम बातचीत करेंगे। आप जानते ही हैं डीडी किसान का खास कार्यक्रम सच के साथ हमेशा रहता है, और सच के साथ ही ये कोशिश होती है कि ये मुस्कान है ना, ये चेहरे की मुस्कान, ये महिलाओं के चेहरे पर यूं ही रहे, महिलाएं खिलखिलाती रहें, मुस्कुराती रहें। तो आज हम और आप मिलके एक बड़ी सी कोशिश करेंगे। इस कोशिश में तमाम वो रंग भरने की कोशिश करेंगे जिससे इस आधी आबादी का वो चित्र आज हम और आप मिलकर उकेर सकें। जानते ही हैं मेरे शो की रवायत है कि शुरुआत एक रिपोर्ट से करते हैं और इस रिपोर्ट के बाद बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आज का एपिसोड देखने के बाद मैं यकीनन आपसे कह रहा हूं, कुछ तो सही, थोड़ा ही सही, आपके जीवन में फर्क पड़ने वाला है। तो आज के ये 50 से 55 मिनट बहुत खास है। बिना समय को जाया किए शुरुआत करते हैं आपके अपने खास कार्यक्रम की, जिसका नाम है सच के साथ। देश की आधी आबादी महिलाओं की है। ऐसे में इस आधी आबादी और नागरिकता की हिस्सेदारी, महिलाओं की मौजूदा स्थिति पर विचार करना जरूरी है। ये भी देखना जरूरी है कि वर्तमान में स्वतंत्रता, गरिमा, समानता और प्रतिनिधित्व के संघर्ष में महिलाएं कहां खड़ी हैं। पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं को शुरू से ही हर मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ता है। पितृसत्तात्मक समाज उसे कहते हैं जहां पुरुष सर्वोपरि माना जाता है। हालांकि महिलाओं ने खुद को हर मोर्चे पर, चाहे वो शिक्षा हो या नौकरी, सभी में आगे रखने के लिए काफी मेहनत की है और वो हर क्षेत्र में बुलंदियां हासिल भी कर रही हैं। लेकिन जब महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाने, अनुच्छेद 15 और कानून के समक्ष समान संरक्षण अनुच्छेद 14 का मूल अधिकार मिला हुआ है, तो महिलाओं को कभी लिंग तो कभी किसी और तरह से भेदभाव क्यों झेलना पड़ता है। अभी भी समाज का एक बड़ा हिस्सा ये मानता है कि वित्तीय जिम्मेदारियां निभाने और बाहर जाकर काम करने की भूमिका पुरुषों की है। देश के कई हिस्सों में, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरुषों और महिलाओं के लिए अभी भी सामाजिकरण के मापदंड अलग अलग हैं। महिलाओं से मीठा बोलने, शांत और चुप रहने की अपेक्षा की जाती है। उनसे अदब से चलने, बात करने, बैठने और व्यवहार करने की अपेक्षा होती है। कार्यस्थल की बात करें तो कहीं कहीं महिलाओं को सिर्फ इसलिए जॉब नहीं मिलती क्योंकि वो कुछ समय बाद मैटरनिटी लीव यानी बच्चा होने पर मिलने वाली छुट्टियों पर चली जाएंगी। कभी कभी तो कार्यस्थल में महिलाओं पर इस तरह के तंज भी कसे जाते हैं कि महिला हो, घर पर रहकर बच्चे संभालो और घर का कामकाज करो। बात जब बढ़ जाए तो यौन उत्पीड़न तक भी पहुंच जाती है। हालांकि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए विशाखा गाइडलाइंस बनी हुई हैं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 1997 में कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। इन्हीं निर्देशों को विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है। महिलाओं को यौन उत्पीड़न सिर्फ कार्यस्थल ही नहीं बल्कि घर, स्कूल, कॉलेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक स्पेस पर भी झेलना पड़ता है। अगर महिला किसी तरह यौन उत्पीड़न से बच भी जाए तो घरेलू हिंसा का शिकार होती है। इससे शहरी ग्रामीण दोनों महिलाएं पीड़ित हैं। हालांकि इसके लिए भी घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 बना हुआ है, लेकिन कानूनी अधिकार मिले होने के बावजूद भी महिलाओं को इन सभी भेदभावों और उत्पीड़न से दो चार क्यों होना पड़ता है। सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयासों के बावजूद भी महिलाओं को भ्रूण हत्या, बलात्कार, तस्करी, जबरन वेश्यावृत्ति और ऑनर किलिंग जैसी बातों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, अगर महिला गांव प्रधान या किसी दूसरे राजनीतिक पद को पा भी ले तो सारा कामकाज उनका पति ही देख रहा होता है। महिलाओं के नाम पर होने वाले फायदों का पुरुष बखूबी फायदा उठाते हैं, चाहे वो घर लेना हो या दूसरा कोई काम। घर की रजिस्ट्री महिला के नाम कराने पर कुल रकम पर 2% की छूट मिलती है। ऐसे में रजिस्ट्री तो महिलाओं के नाम पर करा ली जाती है, लेकिन घर में सत्ता पुरुष की ही चलती है और महिलाओं के हिस्से आती है घरेलू हिंसा। करीब करीब हर महिला किसी न किसी स्तर पर उत्पीड़न और भेदभाव को या तो झेल चुकी होती है या झेल रही होती है। सिर्फ किसी एक दिन महिला दिवस मना लेने से कुछ नहीं होगा। महिलाओं के सम्मान और बराबरी को व्यवहार में लाना होगा। तो इस रिपोर्ट को आपने देखा जिसके जरिए हमने असल में जो स्थिति है धरातल पे यथार्थ में उसको समझने और समझाने की कोशिश की। लेकिन आप कुछ भी कहिए, महिलाएं जानती हैं और कहती हैं कि उलझनों से कोई कह दे हमसे ना उलझे, हर हाल में हमें खेल खेलने का हुनर आता है। अब आज जो खास महिला मेरे साथ पैनल में जुड़ी है वो इस खेल को कैसे खेल रही हैं या झेल रही हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। तारुफ में एक एक करके आपको कराता हूं। मेरे साथ शबनम खान जी जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रेखा अग्रवाल जी जुड़ रही हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। कल्पना चौहान जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, लोक गायिका हैं। और शर्मिष्ठा शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ चर्चा का हिस्सा है। सबसे पहले शर्मिष्ठा, शुरुआत आप ही से। लगातार हम ये चर्चा करते रहे हैं, बार बार करते रहे, हम और आप भी कई बार कई एपिसोड्स में इस तरह की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हम चर्चा ही कर रहे हैं। ये सूरत बदलती हुई नजर क्यों नहीं आती? आपने सही कहा, चर्चाएं बहुत होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी कि जब तक ये सूरत हाल बदलता नहीं है। हम आधी आबादी की बात करते हैं, लेकिन वो आधी आबादी जब अधिकार की, हक की बात होती है तो वो अंधेरे में चली जाती है। आज भी महिलाएं घर से बाहर निकलकर काम कर रही हैं। उनके लिए बहुत सारे कानून बने हैं उनके अधिकार को बचाए रखने के लिए। लेकिन कानून बनने से क्या होता है, जब तक समाज इन टोटलिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको अपने बराबर का नहीं समझेगा, उसे अपने से कमतर नहीं समझेगा, तब तक कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। लेकिन ये समाज कौन है? समाज तो हमें और आप मिलकर बना रहे हैं ना शर्मिष्ठा। अगर समाज में इस तरह की विचारधारा होती तो फिर इस तरह के हालात ही नहीं होते। क्या ये जंग महिला वर्सेस पुरुष की है? क्या ये सब ऐसे डिफाइन कर रहे हैं शर्मिष्ठा जी? नहीं, ये जंग सिर्फ महिला वर्सेस पुरुष की नहीं है भी और नहीं भी। क्योंकि जो इतनी सदियों से जो चलता आया है रिवाज, जिसको कहते हैं ना पितृसत्तात्मक, कि महिलाएं घर के अंदर रहेंगी और पुरुष बाहर जाकर कमाएगा, और जब जो बाहर जाकर कमाएगा तो जो फाइनेंसेस जो है जिसके हाथ में है तो वही हर चीज को रूल करेगा। आप क्या पहनेंगी, आप क्या खाएंगी, आप कैसे हंसेंगी, आप कैसे बोलेंगी, इस सब का निर्धारण कोई और करता है। घर में आपको कोई बच्ची जब बड़ी होती है, या एक आपने आमतौर पर देखा होगा, कितनी फिल्मों में हमने देखा, कितनी डॉक्यूमेंट्री सीरीज में हमने, कितनी कहानियों में हमने देखा है कि जब लड़का और लड़की होते हैं गांव में तो दूध जबकि गांव में ही होता है ना, गाय भैंस मवेशी होते हैं, लेकिन फिर भी दूध लड़के को दिया जाता है क्योंकि उसे मजबूत बनना है। लड़की को दूध कम दिया जाता है या बिल्कुल दिया ही नहीं जाता। जिसके हाथ में पैसा होगा उसी की चलेगी, और तभी पितृसत्तात्मक जैसी चीज हम जो बोलते हैं वो समझ में आती है। शबनम जी, क्या वाकई ऐसा है कि पैसा जिसके हाथ में होगा उसी की घर में चलेगी? और कई बार तो हमने देखा है अगर कोई पुरुष चाहे भी कि भाई मैं घर पे बैठ जाऊंगा, मेरी पत्नी जाके काम कर ले, क्या ये समाज करना देगा? फर्स्ट अर्निंग मेंबर के तौर पे तो पुरुष को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि पैसे की ताकत पुरुष छोड़ नहीं रहा है? घनश्याम जी, वो पुरानी बात हो गई। वो बहुत साल पुरानी बात है जब पुरुष ही कमा कर लाता था और महिलाएं घर को संवारने के लिए कहा जाता था। महिला घर को संवारेगी, बच्चों को पालेगी, सुबह नहला धुला के स्कूल भेजेगी, पति का टिफिन पैक करेगी।
आज मैं हमेशा कहती हूँ, ये कौन बदलेगा? जो आप और हम कह रहे हैं चर्चा होती रहेगी, ये हम ही लोगों को बदलना पड़ेगा। हमने महिलाओं का क्या रूप बना रखा है शुरू से? महिला होगी तो रोती धोती वाली होगी, महिला होगी तो हर बात पे आंसू बहाती होगी, महिला होगी तो उसकी कहीं घर में चलती नहीं होगी, महिला होगी तो वो बेटी पैदा करने से डरती होगी, महिला होगी तो बाहर नौकरी करने जाने से डरती होगी। तो ये जो आप कह रहे थे पितृसत्तात्मक जो है हमारा रवैया, वो तो मैं तो कहती हूँ आप पुरुष प्रधान रखिए ना देश, किसने रोका है? मेरे को तो अच्छा लगता है पुरुष प्रधान देश, लेकिन महिलाओं को साथ लेकर तो आप लोग चल सकते हैं ना। हम पुरुषों से ये नहीं कहते कि आप महिला सत्तात्मक बना दीजिए, है ना, महिला पुरुष प्रधान छोड़िए, महिला प्रधान बना दीजिए। समझिए पुरुष है क्या आखिर? इसमें कौन से वो सुरखाब के पर लगे कि आपको उतनी ही बराबरी करनी है? आप अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखिए ना। महिला महिला है, पुरुष पुरुष है। हम काहे उतारू हो जाते हैं कि हमें पुरुषों जैसा बनना है? मुझे पुरुषों की 4 ऐसी चीजें बता दीजिए कि आपको ऐसा ही बनना है। नहीं, छोड़ दीजिए ये फॉर्मेट। महिला ने कहा है कि हमें पुरुष जैसा बनना है। हाँ, आजकल पुरुष जरूर सोचते हैं कि हम महिलाओं जैसे धावक बने, हम महिलाओं जैसे पायलट बने, पुरुष सोचते हैं आजकल। मेरे विचार थोड़ा ज्यादा अलग तरीके के हैं। मैं कहती हूँ कि ये रोने धोने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना महिला का, ये हमें ही तोड़ना पड़ेगा। ये हमें ही छोड़ना पड़ेगा कि नहीं मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, नहीं क्योंकि पीछे कई सालों से ये चला आ रहा है तो मैं अब ये करने में असमर्थ हूँ। आज रेखा जी बैठी हैं, एडवोकेट हैं, दी बैठी हैं, जर्नलिस्ट हैं, मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, हमारे साथ इतनी सम्मानित बड़ी बहन लोक गायिका बैठी हैं। तो आप देख रहे हैं कि हर फील्ड में महिलाएं अपना हुनरमंद है, जितनी भी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे जो चीज हो। जब महिला ने ठाना है तो पुरुषों से हमें कोई लड़ना थोड़ी है। हमने जब ठाना है, हमने अपनी कमान संभाली और हम आगे बढ़े। तो ये कमान संभालने के लिए हम बहनों को इसी तरह से एक दूसरे को भी सहयोग करना होगा। हम सबको एक दूसरे के हाथ थामने होंगे। हम पुरुष की तरफ ही क्यों देखते रहते हैं कि पुरुष ही आके हमारा उद्धार करेगा? हम जब भी कोई चीज सोचते हैं ना, हम कहते नहीं मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे ये, वो सब लोग सपोर्ट करते हैं। हर एक महिला के पीछे कहीं ना कोई भाई खड़ा है, पिता खड़ा है, पति खड़ा है। बदलाव आया है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि हम ये रोने धोने वाला कॉन्सेप्ट छोड़ के हमें कुछ करना है, और सिर्फ मुझे करना है वाले उस पर नहीं। अगर दीदी को कुछ करना है तो शबनम खान को साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। पुरुष तो ऐसा नहीं सोचते कि मुझे खड़ा होना है तो मुझे किसी पुरुष का सहारा चाहिए। ये सहारा आपको चाहिए क्यों? मुझे ये समझाइए ना। नहीं, सहारा नहीं चाहिए। सहारा तो पुरुष, आप क्या बात कर रहे हैं? पुरुषों को सहारा नहीं चाहिए होता है। किसी पुरुष ने पुरुष तो सबसे ज्यादा डिपेंड ही महिला पर होते हैं। सबसे पहले तो आप पैदा होने पर ही हम पर डिपेंड हैं। हम 9 महीने आपको पेट में पालते हैं, तब कहीं आप जाके पैदा होते हैं, तो सबसे ज्यादा डिपेंड तो आप हम पर हैं। अकाट्य सत्य है। यही तो चाह रहा हूं कि आपको हमें बदलना पड़ेगा। महिला महिला है, पुरुष पुरुष है, हम दोनों को एक जैसा क्यों बनाने पे उतारूं? मेरा सवाल ये बनाने पर उतारू नहीं है। इक्वालिटी का अधिकार देने की बात कर रहे हैं, समान अधिकार मिलना चाहिए, हम इसकी बात कर रहे हैं। मैं आपके जैसी हो जाऊं, आप मेरे जैसे दिखने लगे, क्या मकसद ही कुछ नहीं है। मैं चाहती हूं जो घनश्याम उपाध्याय को देश के जो भी सुविधाएं, जो भी उसके अधिकार है, सेम शबनम खान के अधिकार होने चाहिए। नहीं मिल रही है, मिल नहीं रहे थे, पर आज हम फाइट कर रहे हैं और बहुत बड़े बदलाव की तरफ गए। हमेशा हमें ये नहीं सोचते रहना कि बदलाव नहीं आया है। बहुत बड़ा बदलाव आया है, पर अभी भी बहुत सारी चीजें करने की। ठीक है मैम, इस पे अब चर्चा में आगे करूंगा। लोक गायिका कल्पना जी हमारे साथ है। कल्पना जी, क्या वाकई घर, परिस्थिति, गांव, देश स्थिति इतनी अच्छी है, इतनी सुखद है? क्या अभी भी लैंगिक आधार पे बच्चों को बेटी या बेटे के हिसाब से जो भेद है वो नहीं हो रहा है? आपने तो कहां से शुरुआत की, कहां पहुंची हैं, और कितनी बड़ा संघर्ष की आपकी अपनी कहानी है। आपको क्या लगता है कितनी दिक्कतें आती हैं एक महिला को खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए? नहीं, बहुत सारी आती हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को नहीं आती है, और पुरुषों को भी आती है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन यह है कि अगर हमें कुछ करना है तो इसके लिए पहल हमें ही करनी पड़ेगी। चाहे हम उसके लिए, मुझे ऐसा लगता है कि परिवार को अपनी बेटी और बेटों में अंतर नहीं करना चाहिए। अगर परिवार से अगर उनको ये अंतर नहीं मिलता है तो बेटी आगे जाके बहुत कुछ करती है। और ऐसा नहीं है कि बदलाव बहुत आए। एक ज़माना था जब भी लड़कियों को कहा करते थे कि नहीं ये घर में रहेगी, खाना बनाएगी और इसका दूसरा काम नहीं, पुरुष है जो बाहर जाके काम करेगा। लेकिन आज के डेट में महिलाएं भी उतना ही काम करती है जितना पुरुष करती है, इवन उनसे ज़्यादा करती है, क्योंकि वो घर भी संभालती है, बाहर भी देखती है। तो बदलाव तो बहुत, मैं अपने पर अगर कहूँ तो मैं तो 82 से मैं मंच में हूँ, जिस ज़माने में महिलाओं को
आने नहीं दिया जाता नहीं दिया जाता था। लेकिन इस मामले में बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स और फिर शादी के बाद मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझे कभी इस तरह की रोक नहीं लगाई है कि मैं महिला हूँ तो मैं आगे नहीं जाऊँ। उन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, चाहे मेरे फादर हो या मेरे हस्बैंड हो। लेकिन मंच पे किसी तरह का पार्शियलिटी आप देखती थी, एक महिला गायक के तौर पे, एक पुरुष गायक के तौर पे, या मिलने वाले फीस के तौर पे जो पैसा मिलता था उसमें किसी तरह का फर्क होता था? क्या ये अंतर कहीं कहीं आपने देखा? होता था, क्योंकि पहले जमाना होता था कि पुरुष के साथ ही महिलाएं गाना गाती थी। लेकिन जब मैंने इस फील्ड में काम किया तो मैंने पहली एक महिला थी मैं उत्तराखंड की, जिन्होंने 36 गीतों का एक एल्बम बनाया था जिसमें सिर्फ महिला मैंने ही गाया था। उसमें कोई पुरुष नहीं था। उसको भी बहुत अच्छे से हमारे उत्तराखंड के लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले ऐसा था कि पुरुष के साथ ही अगर महिला गाएगी तो ही उस लेडीज़ का मतलब नाम होगा। लेकिन मैंने अपने आप को जब इस लाइन में अंदर किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है। लेके मंच पे आने की कहानी तो बड़ी टफ है। पहले तो ये भी कहा जाता था, अरे आपकी बेटी मंच पे गाती है, ये तो शर्म की बात होती थी। बिल्कुल, तो बहुत कैसे झेला मैम? नहीं, बहुत झेला मैंने, क्योंकि परिवार में जब मैंने मंच में कदम रखा था, क्योंकि 82 में एक महिला को गाना बोले तो बहुत बड़ी बात थी। तब से लेके मतलब ये है कि पेरेंट्स, मेरे फादर इंडस्ट्री में रहे हैं तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने ये मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं लड़की हूँ तो मैं मंच में नहीं जा सकती। उन्होंने मुझे सपोर्ट, हाँ ये थोड़ा बहुत जो मेरे मम्मी है या मेरे ग्रैंड फादर या मदर थे या सब, इन्होंने थोड़ा सा किया था, लेकिन फिर भी मुझे सपोर्ट मिला था। और उस टाइम मैंने बहुत सारी बातें भी सुनी थी कि तुमने अपनी लड़की को गाने वाले बना दिया, इनकी शादी कौन करेगा, ये है सो है। लेकिन मेरे फादर ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया था कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर वो अगर कल को अपने पैर पे खड़ी होती तो ऑटोमेटिक शादी हो जाएगी। ठीक है, रेखा जी भी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं। रेखा जी, इतने सारे नियम, इतने सारे कानून, इतने सारे अधिकार, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे। मैं मूल वजह क्या समझ में आती है? देखिए, कानून तो पेपर के ऊपर बनते हैं, किताबों में बनते हैं। जब तक, जैसे बाकी स्पीकर्स ने भी कहा, मुझे लगता है कि कानून भले किताबों में बने, पर जब तक हमारे घर से सोच नहीं बदलेगी। द फर्स्ट एजुकेशन जो एक बच्चे की होती है वो घर से ही शुरू होती है, और एक कहावत है, रियल एजुकेशन बिगिंस फ्रॉम होम। तो जब तक हम जो समाज है, समाज से भी पहले अपने घर के अंदर ही अपने बच्चों का जिस तरीके से लालन पालन करते हैं, और उसके अंदर हर माता पिता चाहते हैं कि हम अपने बच्चे की सही तरीके से उसकी परवरिश करें, पर उनके साथ भी बहुत सारा पीछे का उनका खुद का बैगेज होता है कि उनकी खुद की परवरिश कैसे हो रखी है। तो उसको जो है अपनी जो कल्चर है, अपनी संस्कृति है, जो अपने खुद की जो एजुकेशन है, वो एक तरफ होती है। और जिस तरीके से समाज आगे बढ़ रहा है, और जो हमारे संविधान में ये सबसे बड़ी बात कह रखी है कि जो आर्टिकल 14 कहता है, अनुच्छेद 14 के तहत हर महिला और पुरुष के बीच बराबरी का अधिकार है। उन्हीं आर्टिकल्स को, उन फंडामेंटल राइट्स को ध्यान करते हुए हमारे जो रोज़ कानून बनते हैं, आए दिन कोई तो कोई नया कानून बनता है जो महिलाओं को वो पोजीशन दिलाने की कोशिश करता है जो संविधान में बाबा अम्बेडकर की एक दृष्टि थी, एक उनका सपना था कि महिलाओं को पुरुष के बराबर रखा जाए। पर जैसे कि आपने कहा, इतने कानून के बावजूद भी क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें आती हैं हमारी सोच की, हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति की, जो कहीं ना तो कहीं किताबों के ऊपर या बड़े बड़े डिस्कशंस के अंदर तो इस बात को ज़ोर से डंके की चोट पे कहता है कि हाँ, हमारे घर में कोई तरह का भेदभाव नहीं होता, हम महिलाओं को उतना को उतना सम्मान देते हैं। परंतु वास्तविकता के अंदर, वास्तविकता एक चीज़ है और बड़ी बड़ी बातें करना एक चीज़ है। तो वास्तविकता के अंदर यह है कि हम शायद कहीं तो कहीं अपनी जो पुरानी जो एक बोझ की तरह, जैसे कहते हैं ना, गले में हमारे वो बंधा हुआ पत्थर की तरह हम उसको लेके अभी तक खींच रहे हैं, कि हमको शायद कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे तो आने का तो सवाल ही नहीं होता, बराबरी का दर्जा भी कहीं पर देने के अंदर चूक जाते हैं रियलिटी के अंदर। तो फिर मैम, ये नियम, कानून, लॉज, ये क्या एग्जिस्ट नहीं करते? बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि हमारे कानून बहुत पुख्ता हैं। मतलब अगर हम और भी देशों की कल्पना करें, उनसे हम टक्कर ले सकते हैं कि हमारे देश में जो कानून है कहीं पर भी कम नहीं है। अगर जैसे मैंने अभी आर्टिकल 14 के बारे में जिक्र किया, आर्टिकल 14 कहता है कि बराबरी का दर्जा दीजिए, पर साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान दीजिए कि जब ये हमारा संविधान बना था तब भी उस समय ये एक हकीकत थी कि महिलाएं और बच्चे जो हैं कहीं ना तो कहीं वो सम्मान उनको नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए। तभी हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 15 भी बना हुआ है। आर्टिकल 15 कहता है, इस बात को एक्सेप्ट करता है कि कहीं तो कहीं महिलाओं और बच्चों के साथ भेदभाव होता है, और इसलिए उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए अगर हमें कुछ
जिसको कहते हैं पार्शियलिटी भी करनी पड़े, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना पड़े। आर्टिकल 14 कहता है कि आप उनके साथ भेदभाव मत करिए, परंतु आर्टिकल 15 कहता है कि अगर आपको सकारात्मक तरीके से उनका समाज में दर्जा बढ़ाने के लिए, उनको बराबरी का दर्जा बढ़ाने के लिए अगर आपको कोई भेदभाव भी करना पड़े, जैसे कि मिसाल तौर के पर हम कहेंगे रिजर्वेशन की बात करें, अगर वो भी देना पड़े तो आपको देना पड़ेगा, और उसमें कहीं पर कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आप महिलाओं को सिर्फ बराबरी दे रहे हैं, आगे नहीं लेके जा रहे। बनाना और उसमें उत्तरदायित्व को लेकर समान अधिकार आपने बताया, लेकिन एक आंकड़ा बताता है ग्रामीण क्षेत्रों में ही कि 70% भूमि पुरुषों के नाम है। तो फिर मैम ये लॉ कहाँ एग्जिस्ट कर पाते हैं? क्या महिलाओं को जानकारी नहीं है, या वो जानकारी उन तक पहुंचती नहीं है, या फिर वो लेटेड वाले मोड में रहती है, छोड़िए चले पति है मेरा ही पति है, भाई है मेरा ही भाई है, क्या ये वाला एटीट्यूड हावी हो जाता है? अब आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक तो सबसे पहले मैं इस बात को एक्सेप्ट करूंगी कि जानकारी की कमी है। जानकारी की कमी क्यों है? क्योंकि एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन, अगर आपको ज्ञान ही नहीं है, आप अज्ञान की, जैसे कहते हैं कुएं के मेंढक की तरह आप अपने जीवन को निकाल रहे हैं। आप कभी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, और सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता, आजकल कई तरीके हैं ज्ञान को हासिल करने के लिए। पर अगर आपको किसी के बारे में ज्ञान ही नहीं है, तो आप उस स्थिति के अंदर अपनी लाइफ को निकाल रहे हैं कि ठीक है हमारा पिता है, उसी को सब अधिकार है, या हमारे पति को ही सब कुछ अधिकार है, कि हमारे भाई को, और भाई के बाद में हम कहते हैं कि हमारे बेटे को भी, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है इन्हीं को संपत्ति मिले तो इन्हीं को ही घर चलाना है, जो हमारे घर के पुरुष हैं उन्हीं को ही घर चलाना है, इसलिए अगर संपत्ति उनके हाथ में है तो वो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जहाँ पर महिलाओं का संपत्ति में अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का जो अभी 2020 के अंदर जो फैसला आया था, उस फैसले के अंदर तो इस बात को बिल्कुल पुख्ता तरीके से इसको स्पष्ट कर दिया कि महिलाएं जो हैं उनको अपने पिता की जो संपत्ति है उसमें अपने भाई के बराबर का अधिकार है, चाहे वो जिसको कहते हैं कि दादा लाई संपत्ति भी हो। पहले ये होता था कि महिलाओं को सिर्फ उस संपत्ति में अधिकार लेने का अधिकार होता था जो उनके पिता की स्वयं से अर्जित संपत्ति हो, दादा लाई संपत्ति में नहीं अधिकार मिलता था। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इस बात को क्लियर कर दिया कि संपत्ति अगर दादा लाई होगी तो उसमें भी महिलाओं को बराबरी का अधिकार होगा। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि महिलाओं को खुद इस बात के अंदर आगे अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, और अपने अधिकारों को ग्रहण करने के लिए अपने आप कोई अपनी, जिसे वो कहते हैं ना कि झोली में आके कोई आपको देगा ये लीजिए जी आपका अधिकार है, वो नहीं मिलने वाला। अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर आपको किसी चीज़ की अज्ञानता है तो क्या आप ज्ञान हासिल भी करना चाहते हैं, या आप अपनी, जिसको कहते हैं ना कि जैसे जीवन चल रहा है उसको चलने देना पड़े। तो कहीं पर अज्ञानता है और कहीं पर जो एक रूढ़िवादी समाज, या जिसको कहते हैं लेड बैक अप्रोच है कि हम कुछ करना भी नहीं चाहते, जिसको कहते हैं, मैं तो सिर्फ कहूंगी कि आलस, एक सिंपल शब्दों में इसको कहेंगे कि आलस है। अरे मैं अपने भाई से संपत्ति मांगूंगी तो मेरा जो मायके का जो दरवाजा है वो बंद हो जाएगा। ऐसे मायके के दरवाजे का आपको क्या करना है? नहीं है ना, ये सामाजिक जो उनका बहिष्कार होगा उसके बाद, ये उसका डर भी है। और वो बहिष्कार करने वाली शायद उसकी चाची, मामी, मौसी, बहन, ताई कोई भी हो सकती है। तो फिर ये पुरुष वर्सेस महिला, तो भाई तो कह रहा भाई ले ले अपना अधिकार, लेकिन बहन ही लेने को तैयार नहीं है। और बहन को ये भी डर है कि जैसे आप बोला मायके का दरवाजा बंद हो जाएगा, तो फिर मैम गलती किसकी है? देखिए बहुत कम भाई होंगे सबसे पहले घनश्याम जी जो आके अपनी बहन को देना चाहेंगे। आपने जो कहा ना कि भाई तो कह रहा है कि ले लीजिए अपना अधिकार, आप बताइए कि कितने भाई हैं जो अपनी विवाहिता बहन को, या अविवाहिता बहन होगी तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तब तो तुम घर में रोटी खा रही हो और छत के नीचे रह रही हो, तुम रहते जाओ, तुमको और करना क्या है किसी चीज का। और अगर वो विवाहिता बहन है तो भाई तुम अपने पति से मांगो ना, तुम अपने ससुराल में तो तुमको मिल ही रहे सब कुछ, तो तुम अपने मायके की तरफ क्यों देख रही हो? अच्छा। तो कोई भी भाई मेरी नजर में तो ऐसा नहीं है जो अपने आप देगा। रेखा जी जा रहा हूं ब्रेक पे, लेकिन एक क्लॉज और जोड़ दीजिए कि अगर विवाहिता बहन को संपत्ति दे दी जाए तो जो माता पिता की जिम्मेदारी भाई की है, क्या वो जिम्मेदारी फिर वो बहन और उसका पति भी उठाएगा? बिल्कुल, पति भले उठाए या ना उठाए, पति की कोई मतलब यानी कि जो जवाई हो गया उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी है, भाई की बीवी की जिम्मेदारी तो होती है। भाई की बीवी की तो है, क्योंकि वो उस घर के अंदर है, वो तो उस घर की बहू है, उसके पति की माता पिता है, उसकी जिम्मेदारी जरूर बनती है अपने सास ससुर की देखभाल करने के लिए। पर जो बेटी है अगर वो अधिकार मांगती है तो उसको साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। और
और हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बहुत ही सुंदर फैसला आया है जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर बेटी अपना अधिकार मांगती है तो सास साथ अपनी जिम्मेदारी को भी निभाए। हाँ, उसके पति की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने सास ससुर को संभाले, वो क्योंकि उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है अपने खुद के माता पिता को संभालने की। ठीक है, तो अहम चर्चा है और आज सिर्फ अधिकारों की बात नहीं, जिम्मेदारी की भी बात हो रही है और यही डीडी किसान के इस खास कार्यक्रम की सच की सच्चाई है जो हर पहलू पे बात करता है। और आज हम समझने की यही कोशिश कर रहे हैं महिलाओं के अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है और जो अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं उसकी मूल वजह क्या है। एक छोटे सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। कुछ लोगों का मानना है कि बकरी चलता फिरता एटीएम भी है। पूरी रिपोर्ट हम दिखाएंगे कृषि विशेष कार्यक्रम में इस गुरुवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण अगले दिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच के साथ और सच के साथ में आज बात हो रही है आधी आबादी की उस पूरी कहानी की जो शायद मुकम्मल नहीं हो पा रही है तमाम प्रयासों के बावजूद भी। इसी कहानी को आज मुकम्मल करने की कोशिश भर हम और आप मिलकर कर रहे हैं। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए। शमिष्ठा जी, आपके पास आना चाहूंगा। अभी चर्चा जब हम कर रहे थे तो उसमें एक बात रेखा जी ने बोली कि देखिए सारा खेल परवरिश का है। ये परवरिश का कौन सा सेट फॉर्मूला है जिसके जरिए हम अपने बच्चों को सिखा पाएं, जैसे E=mc² हम पढ़ते आए पढ़ाते आए, तो बच्चों की परवरिश के लिए क्या कोई फॉर्मूला है ऐसा जो हम समझा पाएं शुरू से? देखिए घनश्याम जी, इसमें सबसे पहले तो जब घर में ही पेरेंट्स जब ये बताएंगे कि आपकी बहन और आप में कोई फर्क नहीं है, आप और आपकी बहन, क्योंकि अक्सर देखा जाता है, मैंने तो खुद मतलब बात सिर्फ अगर ग्रामीण परिवेश की ना भी करूं, मैं शहर की बात करूं, मैंने खुद ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि एक लड़का और एक लड़की के परिवार में जहां की कोई पैसे की कमी नहीं, बहुत अच्छे उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, लेकिन बेटी को वो भेजते हैं कम खर्चे वाले स्कूल में और बेटे को भेजते हैं बड़े पब्लिक स्कूल में, क्योंकि बेटा आगे चलकर उनके परिवार का नाम बढ़ाएगा। तो ये जो फर्क है, इस फर्क को दूर करना होगा और ये बताना होगा कि न सिर्फ ये कि आपकी बहन आपसे किसी तरह कमतर नहीं है, बाहर उसका सम्मान करना है, बल्कि बाहर दूसरी लड़कियों का भी आपको सम्मान करना है। और उन दोनों में कोई फर्क नहीं है किसी भी। जब हमारी सरकार ने, हमारे देश के संविधान ने महिलाओं को बराबरी के अधिकार दिए, संपत्ति का भी अधिकार दे दिया, तो ये जो फर्क है जो सामाजिक परिवेश में, जैसा कि रेखा जी ने भी बताया कि लड़कियां खुद ही एक्सेप्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनकी मामी, चाची, बुआ सब ये कहेंगे, ओहो अपने पिता की संपत्ति में से देखो अधिकार मांग रही है, संपत्ति में उसने अपना दावा कर दिया है, तो ठीक है फिर, क्योंकि कुछ रिचुअल कि बेटियों को बेटों की तरह पालें। बिल्कुल बेटों की तरह, न सिर्फ बेटों की तरह पालें बल्कि ये बताएं कि वो किसी से भी कमतर नहीं है। पर बेटों की तरह क्यों पालें, मुझे ये समझ में नहीं आता। नहीं, बेटों की तरह नहीं, बेटों से अलग, बेटे बेटी में फर्क ना करें, उन बेटियों को कमतर ना समझें। वही ना, बेटों की तरह पालें। हम अपनी बेटियों को बेटों की तरह पालते हैं, लोग बड़े फख्र से कहते हैं। नहीं, बेटों की तरह पालें नहीं, बेटा बेटी को दोनों समान तरह से पालें। उसमें फर्क है। कैसे? उसमें फर्क है कि आप जब उनकी परवरिश करते हैं ना, तो जो एक फर्क होता है कि लड़का है ये बाहर जा सकता है, लड़की को पूछ कर जाना होगा। लड़का कितनी भी देर तक रात में बाहर रह सकता है, लड़की नहीं रह सकती। अगर लड़की नहीं रह सकती तो उसी कारण से लड़का भी नहीं रह सकता। तो ये अगर आप कर्फ्यू लगाते हैं सिर्फ लड़की पर, तो वो आप लड़के पर भी लगाएं। आपका आचरण कैसा होगा, वो आचरण लड़कों के लिए भी, वो जो आचरण संहिता एक जो होती है ना बिना कही लड़कियों के लिए कि आप इससे बात ना करें, उससे बात ना करें, आप किससे फोन पे बात कर रही हैं, ये आचरण संहिता लड़कों के लिए भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी लड़की के लिए एक सुरक्षित समाज बनाना चाहते हैं तो आप अपने लड़कों को वो आचरण सिखाइए कि समाज सुरक्षित हो। तो मैम, किसी भी घर में बच्चों के साथ सबसे ज्यादा समय कौन बिताता है? माता बिताती है, पिता भी बिताते हैं। माँ बिताती है, तो लेकिन माँ खुद एक महिला है। तो फिर अगर महिला इस तरह का व्यवहार कर रही है तो मैम घूम फिर के फिर बात तो वहीं आ गई, वो भी महिला है जो ये समझा रही है, और जो महिला है जो बेटी है उसको भी समझाना है, बेटे की तरह रहना है। तो मैम फिर तो ये जो कोशिश है वो खुद महिलाओं को ही करनी है। बिल्कुल महिलाओं को करनी है। क्यों नहीं कर पा रही है? एक माँ अपने बेटे और बेटी में क्यों फर्क कर रही है? वो तो खुद महिला है। देखिए वो फर्क तो क्योंकि चलता आया है ना, हमारी जो सोशल कंडीशनिंग है इतने टाइम से वो तो चलती आई है ना। क्योंकि घर में जब पति घर पर लौटता है तो वो ये देखता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं और वो तुरंत माँ को टोकेगा।
और क्योंकि घर की जो सत्ता है वो पुरुष के हाथ में अगर है, तो महिला को उस पुरुष से जब वो महिला खुद पुरुष से दबकर रह रही है तो उसकी बात को तो वो मानेगी। और तो वही सत्ता बदली जा सकती है? पुरुष बोले मैं घर में रहूं, बिल्कुल, पुरुष बोले मैं घर में रहूं, मैं बच्चे पालूंगा, भाई तुम नौकरी करने जाओ। बिल्कुल, क्यों नहीं? कई फैमिलीज अब हो रही है ऐसी। देखिए वर्किंग कपल, कितना सामाजिक इसको स्वीकार्यता है बताइए ना मैम। वही प्रॉब्लम है ना, मुश्किल कर देंगे घर वाले। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो उसी सोच में उसमें परिवर्तन लाना है। देखिए एक ये फैक्ट है कि जो मटर्नल इंस्टिंक्ट्स महिलाओं की होती हैं वो पुरुष में उस तरह से नहीं हो सकते। जो नर्सिंग टाइम है महिलाओं का, वो उसके लिए तो देखिए बच्चे को फीड माँ ही करा सकती है ना, पुरुष नहीं करा सकता। तो ये डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन इस वजह से महिला किसी भी तरह से पुरुष से कमतर नहीं हो जाती। इनफैक्ट उसका रोल और कहीं ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि आपका जो आपके परिवार की जो नींव है, जिस परिवार को, जिस वंशावली को आप बढ़ाने की बात करते हैं, वो वंश कैसा होगा, उस वंश को कौन डिसाइड करेगा? तो उसको, उस बच्चे को नर्चर, उसको जो पहले गुरु जो माँ होती है। पर ये इतना बड़ा सवाल क्यों हो गया है कि पुरुष से महिला कमतर है, पुरुष थोड़ा ज्यादा अपग्रेडेड है? मैम मेरा कहने का मतलब है इस तरह का जब क्वेश्चन रेज करते हैं तो असली जो लड़ाई हम वहीं शुरू कर देते हैं। इस क्वेश्चन को रेज करने की जरूरत है क्या? शबनम जी ऐड ऑन करिए प्लीज। कभी तो आप और हम बदलेंगे ना भाई, क्योंकि पीछे से वो चला आ रहा है कि बेटा ही कमाता था। आज तो बदलाव बहुत बड़ा आया है घनश्याम जी। आज बेटियां बाहर निकल रही हैं, कोई डांस कर रही है, कोई गाना गा रही है, कोई आईएएस बन रही है, कोई आईपीएस बन रही है। बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो इस बदलाव के साथ साथ जो ये बदलाव लेकर आ रहे हैं, उनको चाहिए कि हमारे घर बच्चा आया है और दोनों एक समान है। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते। कल्पना जी हमारे साथ मौजूद हैं। कल्पना जी, हमने तो ये भी कई बार सुनते हुए देखा है कि भाई वो घर नहीं चलते जहां महिलाओं की चलती है, जहां महिलाओं से पूछ के फैसले लिए जाते हैं वो घर नहीं चलते। घर तो वही चलते हैं जो पुरुष कहते हैं, और उन्हीं घरों में अक्सर रिश्ते जोड़े जाते हैं। कई बार कोई रिश्ता लेके भी जाता है तो कहते हैं अरे यार उसकी माँ ही बोल रही थी, उसका बाप तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। ऐसे घरों में जाने से लोग परहेज करते हैं। मैम ऐसा क्यों है? ये इतना बड़ा भेद क्यों है? ये ना बहुत पुराने जमाने की बातें हो गई, आज ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि आज इतना, हम ये ज़रूर बोलते हैं कि समान देना चाहिए, एक समान होना चाहिए पुरुष को और महिलाओं को, लेकिन ये वक्त गया, मुझे ऐसा लगता है कि गया। क्योंकि मुझे पता है कि आज की महिलाएं किसी भी पुरुष से कम नहीं है, हर क्षेत्र में आगे हैं, ठीक है। और अगर आप उनको जितना सपोर्ट करोगे, और मैं वह रेखा जी के बात से सहमत कि अगर आपके पेरेंट्स आपकी लड़की को सब चीज़ के बारे में बताती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, और अपने बेटे को भी बताती है, तो बेटे और बेटी में अंतर तब होगा जब बेटियों को सिर्फ ऐसे बोला जाए कि भाई नहीं तुम घर के लिए ही हो, बस तुम खाना बनाने के लिए हो, पत्नी बनने के लिए हो, बच्चे बनाने के लिए हो, तो फिर लड़की कुछ नहीं कर सकती। और कल्पना जी, हालांकि वो चैप्टर आपकी लाइफ का मैं बार बार तो खंगालना नहीं चाहता, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना आपने अपने जीवन में देखी, और मैं चाहता हूं कि आज इस मंच से वो आप मेरे व्यूवर्स को बताएं, और बताएं कि कितना मुश्किल होता है जब पहाड़ से चुनौती सामने आती है। उस चुनौती को पार करने की हिम्मत भी सिर्फ एक महिला में ही होती है। वो मेरे व्यूवर्स को जरूर बताएं। कल्पना जी, अब क्या हुआ एग्जैक्टली? 2010 में मेरे साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था यहीं दिल्ली में, मूलचंद में। तब मैं किसी शो से जा रही थी, दूसरे दिन मेरा एक शो था। अच्छा। तो अननेसेसरी, मतलब मेरी दोनों गाड़ियाँ, एक बेटा एक पापा लेके चले गए थे, भाई की गाड़ी में गए क्योंकि जून का महीना था, बड़ी गर्मी थी, तो हम दोनों स्कूटर से चले गए। मेरा फर्स्ट टाइम था स्कूटी में बैठना। अच्छा। और वो पीछे से ट्रक ने हिट किया जिसमें मेरे दोनों पैर खत्म हो गए। मतलब एक्सीडेंट इतना तगड़ा हुआ कि शायद ही मुझे मतलब ये कहा जाए कि बच सकती है। तो इतनी मशहूर हस्ती जो हमारे साथ बैठी हैं, उनके दोनों पाँव नहीं है, लेकिन हौसलों की उड़ान उनकी बहुत कुछ सिखाती है। जी जी। तो ये था कि मैं जब एक्सीडेंट होके गई थी, मुझे ये पता तो चल गया था कि मेरे पैर खत्म है, क्योंकि दूसरा जो पैर कट किया लगा था उसको मैंने आप तो हिम्मत की कल्पना है ना, आप तो हौसलों की उड़ान उड़ी। मैं चाहता हूँ ये बात जाए, असल में लोग समझे कि कितना मुश्किल होता है। एक लड़का था राठौड़, वो वहीं पे काम करता था, उससे मैंने कहा था कि मेरे इस पैर को आप उठा लो, अगर जुड़ता है तो अच्छी बात है, नहीं जुड़ता है तो कोई बात नहीं। शायद मेरे पे ये हिम्मत मिली थी मुझे उस वक्त, या मैं ये मेरे दिमाग में चल रहा था कि बच्चे हैं मेरे, छोटे हस्बैंड है, उनको कौन देखेगा, तो शायद मैंने अपने आप में एक हिम्मत बना ली थी। मुझे याद है आज भी अच्छी तरह से कि मैंने इतनी हिम्मत रखी कि भाई भी मेरे साथ था जिसका हाथ गया एक, तो दिमाग में यही था कि भाई का भी हाथ गया, मेरे दोनों पैर चले गए हैं, तो क्या होगा, कैसे होगा। मैं बेहोश थी, शायद मेरे ख्याल से 72 घंटे तक मुझे होश नहीं आया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि शायद कल्पना जी
मुश्किल ही बचेगी करके। लेकिन सारे उत्तराखंड और जितने भी मेरे मतलब प्यार करने वाले थे, मुझे बहुत प्यार करता है उत्तराखंड, मैं जानती हूँ क्योंकि मुझे 40-45 साल हो गए उत्तराखंड की संस्कृति के लिए काम करते थे। उस टाइम मुझे बाद में बताया चौहान जी ने कि यहाँ पे ब्लड देने वालों की या पैसे देने की बहुत भीड़ थी, मतलब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, कमी ये थी कि बस इन पे प्राण आ जाए। जिसने भी सोचा यही सोचा। तो पहले पैर देखे कि आवाज चेक नहीं, मैंने सच कहूँ आपसे घनश्याम भाई कि मैंने सच में मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पैर नहीं है। मेरे को याद है कि वो नर्स मुझसे कह रही थी कि कल्पना जी जब आपको होश आया था तो आपने सबसे पहले मैंने देखा आपकी आंखें बंद थी लेकिन आप गुनगुना रही थी। ये हौसला है शबनम जी। कि क्या गुनगुना रही थी मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि हमें बड़ा मतलब शॉक लगा कि भाई एक महिला है जिसके दोनों पैर चले गए, इसके बावजूद वो गुनगुना रही है, आंख नहीं खोल रही है, गुनगुना रही है। तो उसने मुझसे तो माहौल थोड़ा सेंटी सा हो गया क्योंकि कल्पना जी हमारे साथ हैं, तो कुछ गुनगुना दीजिए, कुछ गुनगुना दीजिए, इस माहौल को थोड़ा सा बदलते हैं और कुछ गुनगुना दीजिए क्योंकि तमाम व्यूअर्स सब सुनना चाहेंगे और इतने सीरियस मूड को थोड़ा सा अच्छा कर। कल्पना जी कुछ हो जाए फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। चलिए, अब जब सीरियस हो गया तो मैं थोड़ा वैसे ही एक गाना आपको महिला हमारे जो उत्तराखंड में सबको पता है कि महिला उत्तराखंड की महिलाओं के लिए बड़ा टफ होता है, इतना ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, उसमें आना जाना काम करना घास लाना, उसी पे आधारित एक है कि लड़की की अगर शादी हो जाती है तो उसे क्या फेस करना पड़ता है। थोड़ा मैं भावुक भी हो गई तो गला थोड़ा। ससुर का डांडा माजी लग दी डोर, खुदे दुपराण माजी तेरा बगैर। ससुर का डांडा माजी लग दी डोर, खुदे दुपराण माजी कैमा लगोण। घास न लखुड़ू माजी पानी च दूर, जानी बुझी की करी माजी बाबान बुरू। ससुर का डांडा माजी लग दी डोर, खुदे दुपराण माजी कैमा लगोण। तो ये कल्पना जी की आवाज है जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। सभी खास पैनलिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं और चर्चा को हम लगातार आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ जो अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की रेखा अग्रवाल जी भी हैं। तो रेखा जी, चर्चा जहां तक पहुंची उसके बाद एक पॉइंट व्यू में आपका जानना चाहता हूं। बार बार एक बात निकल कर आई कि किसी महिला के साथ कुछ हो जाए, किसी लड़की के साथ कुछ हो जाए। मैम, इतने सारे लॉ, इतने सारे नियम, इतने सारे कायदे, उसके बाद भी महिलाओं के साथ कुछ हो जाए ऐसा हम क्यों सोचते हैं? और एनसीआरबी के आंकड़े जो मैम बताते हैं वो तो यही बता रहे हैं कि ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह के लॉ की, इस तरह के नियम की एग्जिस्टेंस कहाँ रह जाती है? बड़ा क्वेश्चन मार्क है मैम। देखिए, बहुत ही दुख की बात है जो आपने आंकड़े बताए कि एनसीआर के जो आपके पास में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो बताते हैं, तो बहुत एक वकील होने के नाते और कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा होने के बाद आज मुझे इस बात को शर्मसार होकर एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ, चाहे कितने भी बड़े बड़े कानून बन जाएं, निर्भया केस के बाद में तो कानून के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। जो 2013 के अंदर जो अमेंडमेंट आए, खास करके जो एक बलात्कार की जो परिभाषा है उसको बदल दिया गया। 376 जो है धारा 376 को बहुत पक्का कर दिया गया। इससे बहुत लोग जो थे जो गलत काम करते थे पर सिर्फ कानून की बारीकियों की वजह से निकल जाते थे, क्योंकि ये साबित नहीं हो पाता था कि बलात्कार हुआ भी है कि नहीं। 2013 में बहुत बड़े बड़े संशोधन आए थे कानून के अंदर और रेप की डेफिनेशन को बड़ा कर दिया गया जिससे कोई भी बच ना पाए। धारा 354 को भी बहुत बड़ा रूप दे दिया गया कि आप किसी महिला को अगर घूरते भी हो, अगर किसी महिला का पीछा भी करते हो, वो भी गलत माना जाएगा। जिसको एक स्टॉकिंग, जिसको एक शब्द था कि जो सिर्फ एक फॉरेन कंट्रीज के अंदर माना जाता था, जैसे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के पीछे कोई पीछा कर रहा है तो उसको कहते थे उसने स्टॉक किया है। वहाँ पर क्राइम जो है पश्चिमी देशों के अंदर उसको माना जाता था, वह हमारे देश में कुछ नहीं था। किसी लड़की को घूर घूर के देखना या उसको जिसको कहते हैं कि आंख मारना या उसको इस तरह की हरकतें करना जिससे वो शर्मसार हो, वो एम्बैरेस फील करे, इन चीज़ों के बारे में कानून ही नहीं था। क्योंकि पुरुष ये बात को कह के निकल जाते कि मैंने कुछ मुंह से नहीं बोला, मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। तो ये जो बारीकियां थी उनको साइड में करते हुए संशोधन होने के बाद में भी रियलिटी ये है कि फिर भी हमारे देश के अंदर और ख़ास करके मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो रोज़ सुबह अखबार के अंदर पढ़ते हैं तो कोई ना कोई इस तरह की दरिंदगी की खबर जो हम सुबह अपने साथ पढ़ते हैं। नहीं मिलने का रेशो क्या इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है?
देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है, पर मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हमारा जो कानूनी सिस्टम है, किसी जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का सिस्टम है, उसके अंदर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि कमी है, परंतु रियलिटी ये है कि हमारा देश कहता है कि भला, हमारा संविधान कहता है कि भले 99 दोषी जो हैं वो छूट जाएं, पर एक बेकसूर व्यक्ति को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ हमारा 3 टियर सिस्टम है, पहले लोअर कोर्ट होती है, फिर हाई कोर्ट होती है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होती है। साथ साथ हमारे देश में केस को लड़ना कोई बहुत महंगा काम नहीं है। कोर्ट के अंदर जाके एक वकील करना, आप अपनी हैसियत के हिसाब से वकील कर सकते हैं। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं हैं, आपको जो सरकार है वो भी आपको फ्री के अंदर कानूनी अपनी सहायता देती है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँगी कि हमारा जो सिस्टम है, भले उस पर देर बहुत लगती है, पर उसके अंदर अंधेर नहीं है। हाँ, परंतु जो इतनी लंबा जो टाइम निकलता है, उसका जो एक कॉस्ट जो पे करना पड़ता है, शायद वो अक्यूज से ज़्यादा विक्टिम को देना पड़ता है कि उस लंबे समय के अंदर, जब तक वो कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, कहीं ना तो कहीं जो विक्टिम है वो ही अपनी हिम्मत छोड़ देती है। कई बार जो और हमें सबूत चाहिए होते हैं उस केस को आगे तक बढ़ाने के लिए, जैसे कि जो विटनेसेस है, बाकी विटनेसेस हैं, या कोई केस प्रॉपर्टी है, उन चीज़ों के अंदर कोई तो कोई कमी आ जाती है, कोई जो विटनेस है आगे कोर्ट में आने को तैयार नहीं होता, किसी को डेथ हो जाती, इस तरह की। तो इस लंबे ट्रायल के सिस्टम के अंदर जो वाकई के अंदर जो दोषी व्यक्ति है वो शायद छूट जाता है, उसको सज़ा मिलने के या तो बहुत देर हो जाती है, मिलने वाला न्याय भी अन्याय हो जाता है। और बिल्कुल आपने सही कहा, हमारे को स्कूल के कानूनी जब LLB हमने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी, तो जो हमने जुरिस्प्रूडेंस सीखी थी उसके अंदर ये भी कहा गया था, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हाँ, बट एट द सेम टाइम लेट नॉट one innocent person be punished even if 99 guilty persons have to go scot free। ये भी हमने सीखा है। ठीक है, तो उसका संतुलन कैसे लगाएं? फास्ट ट्रायल्स होने चाहिए, किस पे चर्चा और हो सकती है? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना है। चर्चा यही है कि समझने की कोशिश महिलाओं की हिस्सेदारी, भागीदारी, समानता, बराबरी, इन तमाम पहलुओं पे आज बातचीत करेंगे। और इस चर्चा में कई रंग आपके सामने पहुंचे। मैं पहले ही आपसे कह रहा था कि आज का एपिसोड बहुत खास है। इतने तक आपने साथ निभाया, लेकिन ब्रेक के उस पार बेहद खास बातचीत होगी। यहाँ से आगे की राह दिखाने की कोशिश, समझने का प्रयास। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। सुपर परफॉर्मेंस और आपका जैसे वोकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सच के साथ, और सच के साथ में आज उस सच को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे अस्तित्व से जुड़ा है, यानी आधी आबादी का वो सच इसको जानते हुए भी हम अनजान हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट शर्मिष्ठा शर्मा मेरे साथ मौजूद है। शर्मिष्ठा जी, 1908 से लगभग, अगर मुझे याद है तो 1908 से लेकर 2024 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लगातार मनाए जा रहे हैं। ये दिवस सिर्फ दिवस बनकर रह गया, कुछ सीखते भी हम? बिल्कुल सीखते हैं। देखिए, जब महिला दिवस मनाया जाता है तो हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, तो किसी एक लेवल पर एक अवेयरनेस तो बढ़ ही जाती है, एटलीस्ट कि क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या उनके लिए क्या क्या सहूलियतें बन रही हैं, और हर बार कुछ एक नया आयाम उसमें जुड़ता है। और महिलाओं की बात होती है तो जितनी भी अचीवर्स हैं, महिला अचीवर्स हैं, उनके बारे में बात होती है, तो वो इंस्पायर करती हैं दूसरी महिलाओं को जो घर पर बैठी हैं। तो उसके साथ साथ वो पेरेंट्स को भी इंस्पायर करती हैं कि बेटी आपकी किसी तरह कमतर नहीं है, वो कई बार कई बेटों से कहीं ज्यादा आपका नाम रोशन कर सकती है, आपके नाम को बढ़ा सकती है, आपके वंश का गौरव बन सकती है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार है, लेकिन हाँ, सिर्फ एक दिन क्यों, महिलाओं को समानता दिलाने के लिए सिर्फ एक दिन क्यों, वो हर दिन होना चाहिए। हमारा तो देश, हमारी जो संस्कृति है उसमें तो देवी पूजन होता है, महिलाओं को, कन्याओं का पूजन होता है। सिर्फ मूर्ति के रूप में देवी पूजन नहीं होता, हम बाकायदा कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा करते हैं, उनको मानव रूप की पूजा करते हैं। लेकिन फिर इसी देश में छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार भी हो जाता है। तो वो जो गैप है
वो समाज को उस तरह से जागृत करने की आवश्यकता है। जैसा कि अभी रेखा जी ने आपके साथ चर्चा में बात कही कि क्योंकि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, उसमें जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, उसमें कहीं दबके जो विक्टिम है उसका उत्पीड़न और भी ज्यादा लंबा हो जाता है। आप जगह जगह कितनी एजेंसीज के पास जाएंगे अपना न्याय मांगने के लिए, और हर बार आपको अपनी वो ऑर्डील नरेट करनी पड़ेगी। तो न्याय मिल भी जाए लेकिन उसका प्रोसेस इतना लंबा है और ये कि हिम्मत नहीं होती, वो इतना टॉर्चरसम है। आप वर्क प्लेस हैरेसमेंट की बात करते हैं, आप फाइनेंसेस की बात करते हैं, गाइडलाइंस की बात करते हैं, कितनी फॉलो होती है, लेकिन वो कितनी फॉलो होती है? अगर आपका संस्थान, क्योंकि आपका जितनी भी इंटरनल कमिटीज हैं वो तो आपका संस्थान बना रहा है, उस संस्थान में अगर जो सबसे पावरफुल व्यक्ति है अगर वही उत्पीड़न कर रहा है महिला का, तो फिर उस महिला के पास कहीं कोई भी गुंजाइश होती नहीं है। आप कितनी भी बात कर लीजिए, वो इंटरनल कमिटी इस तरह से रफा दफा करेगी आपके केस को कि महिला कहीं भी नहीं जा सकती अनलेस अनटिल उसके पास फिर बाहर जाकर, और फिर कितनी महिलाओं के पास इतनी हिम्मत होती कि वो पुलिस थाने जाए, परिवार कितना साथ देगा? बिल्कुल यही हिम्मत है। शबनम जी इस पे बातचीत करेंगी। अच्छा शबनम जी, हिम्मत कहां से आएगी? क्योंकि अगर कुछ ऐसा हो जाता है जिसके लिए अब आपको न्यायालय तक जाना है, उससे पहले थाने तक जाना है, फिर पुलिस ऑफिसर का सामना करना है, कई तरह के सवाल करने हैं, घर वालों की भी प्रतिष्ठा का सवाल है कि भाई उनकी इज्जत भी ना जाए, ये जो पूरा घटनाक्रम है असल में इसमें सबसे अहम कड़ी परिवार है और परिवार ही वो हिम्मत देता है। ये हिम्मत मिल पाती है क्या वाकई? नहीं, जिन लड़कियों को हिम्मत मिल पाती है वो तो बाहर आती हैं, और कुछ लड़कियां बिना परिवार के भी कोशिश करती हैं और बाहर आकर आवाज उठाती हैं, चाहे उन्हें अपने माँ बाप से लड़ना पड़े, चाहे अपने बहन भाई से लड़ना पड़े, आती हैं, आवाज उठाती हैं। निर्भया के बाद तो मैंने बहुत बड़ा बदलाव देखा है। मैंने उन गाँव में जाके जहाँ काम करती हूँ, मैं देखती हूँ कि जो लड़की कभी अपने घर में आ भी नहीं भर पाती थी, बहुत सारी तकलीफों को झेलती थी, आज वो फोन मिला लेती है, आज वो अपनी बात कहने के लिए एक वीडियो भी बना पाती है, और किसी ना किसी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, जो भी उसके साथ घटना घट रही है बोल पाती है। तो बदलाव तो आया है, हम बिल्कुल नकार नहीं सकते कि बदलाव की तरफ हम गए ही नहीं है, लेकिन हाँ, जो आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है महिलाओं के लिए, वो आमूल चूल परिवर्तन अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं हो पा रहे? वो इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमारी जो सरकारें हैं फिर वो हमें सिर्फ वोट बैंक तो समझती हैं कि आधी आबादी वोट डालेगी, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम आपको उस पोजीशन में लाके खड़ा कर देंगे जहां ना आपको बेटे समान कहने की जरूरत पड़ेगी, ना बेटी को बेटा बताने की जरूरत पड़ेगी कि मेरी बेटी तो मेरे बेटे जैसी है। नहीं, बेटी बेटी ही जैसी है, लेकिन दमदार है, लेकिन हर चीज से लड़ने के लिए मैंने उसे ताकतवर बना दिया है। तो जब आप और हम जुडिशरी की भी बात कर रहे थे, आप और हम देखिए, कोई लड़की किसी विधायक के पास जाती है, सांसद के पास जाती है अपनी कंप्लेंट लेके, सुनता कौन है? यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सुनवाई नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जहां इस तरीके की कोई पीड़िता नजर आए और कोई आप आवाज उठती देखें, वहां के सांसद, वहां के काउंसलर, वहां के विधायक को जवाबदेही तय करिए कि आपके क्षेत्र में अगर इस तरीके की घटना होगी, कोई बेटी विक्टिम होगी, क्या वो ये सब लोग हमारे पास जब आते हैं चुनाव में भी तो हमारे पास हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं ना, तो सबको हमें लामबंद करना पड़ेगा, और उन प्रशासनिक अधिकारियों को भी। जो एक बेटी को किसी शबनम खान या शर्मिष्ठा दी की जरूरत क्यों पड़ती है कि हमारे लिए पहले फोन मिलाइए ताकि हम SHO से जाकर मिल पाए, ताकि हम अपनी बात कह पाए। वो थाने में जाने का जो डर है ना कि मैं थाने में जाकर कहूं कैसे, ये डर भी दूर करना पड़ेगा। तो वहां पे भी तो आदमी बैठा है ना, मैं पुरुष जिससे खतरा फिर आप कहेंगे कि मैं पुरुषों की बुराई सुनूंगा नहीं। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं। थैंक यू घनश्याम जी, अब आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। मैं तो पूछने के लिए वहां भी पुरुष बैठा है, वो पुरुष की मानसिकता बदलने के लिए आप जैसे पुरुषों को काम करना पड़ेगा। और सरकार को मैं इसलिए कह रही हूं कि सरकार अगर चाहे, किसी प्रशासनिक अधिकारी की हिम्मत नहीं कि वो विक्टिम की सुनवाई ना करे। बीच में ये रिश्वतखोरी, ये उसका फोन आ गया था, इसका फोन आ गया था, वो बाहुबली ने फोन कर दिया था उस व्यक्ति के लिए, इन सब चीजों से भी धीरे धीरे उबर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। पर हम क्योंकि पॉजिटिव लोग हैं और आपने हमने कमान संभाल रखी है, मुझे पूरा यकीन है हमारे भारत की बेटियां जैसे हर जगह हमारा गर्व से नाक ऊंची कर रखी है, चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे हम IAS IPS की बात करें, अरे वकील बैठी हैं, जर्नलिस्ट बैठी हैं, गायिका ने अभी अपनी इतनी बड़ी आपको बात बताई। दीदी आपको भी सैल्यूट है मेरा, और हम हमेशा आपके साथ हैं। और आप सोचिए कि
पुरुष भी थोड़ा सा ऐसे ही सोच ले कि लड़कियों के लिए हमारा जो मर्म है, जो दर्द है, जो मेरी बेटी अगर विक्टिम होती तो तकलीफ होती, वो दूसरे की बेटी जो आई है ये भी मेरी बहन बेटी जैसी। ठीक है, तो इसी दर्द को समझने की जरूरत है। रेखा जी भी हमारे साथ मौजूद है। रेखा जी, आप तो इतनी बड़ी वकील हैं और इतने बड़े कोर्ट में हैं और कई तरह के केसेस आप झेलती हैं। क्या व्यक्तिगत तौर पे कभी रेखा अग्रवाल को खुद लगा कि भाई वाकई दिक्कत तो है और ये पुरुषों से बहुत दिक्कत हो रही है? क्या ऐसा लगा मैम आपको? अगर मैं इस बात को एक्सेप्ट करूंगी तो मैं सारे पुरुष साथी गुस्सा हो जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ तक तकलीफ की बात आती है तो यस, औरतों को भी, मैं भी एक औरत हूँ और शायद मैं भी उसी समाज के अंदर हूँ और जो हमारी कोर्ट्स हैं वो भी ज़्यादातर वही जो कहते हैं कि मेल डोमिनेटेड हैं। 1987 में मैंने अपनी वकालत का काम जब शुरू किया था तब और आज में तो बहुत अंतर आ गया है। तब तो ये सोचा जाता था कि मतलब पहले तो लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था, उसके बाद में लॉ कराना, तो ज़्यादातर पेरेंट्स अपनी लड़कियों को वकालत की पढ़ाई नहीं करवाना चाहते थे, ये सोच के कि इसकी शादी कैसे होएगी, मतलब इसे कौन शादी करेगा, क्योंकि जो आगे ससुराल वाले ये कोई भी किसी वकील लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, ये सोच के कि तो इसी पैनल में दो ऐसी महिलाएं हैं जो शादी का चैलेंज था जिनके सामने कि भाई एक की बेटी गायिका बन गई तो शादी कैसे होगी, दूसरी वकील बन गई तो वकील बन गई तो कौन शादी करेगा, क्योंकि ससुराल वाले क्यों फिर मैम, क्योंकि वो पुरुष से ही करनी है जाके फिर। देखिए वही जो कहते हैं ना कि परंपराएं जो चलती आ रही हैं और उस समाज को तो हम एकदम से एक दिन में नहीं बदल सकते। पर एक वकील लड़की ये सोचा था अरे जाके घर में आ जाएगी तो ज्यादा कानून की बातें करेगी, वो तो वकालत यहाँ पे झाड़ेगी अपनी, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करी जाती थी। हाँ, एक चैलेंज बहुत रहा और एक जो एक बार बार जो इस बात को मुझे मतलब जैसे शबनम ने भी कहा कि जो सोच है वो सोच नहीं बदलती है और वो कहने को तो चाहे कितना भी कि हमें ज़्यादा हमें क्यों आदमियों के साथ में कंपेयर करा जाता है, क्यों बेटों के साथ कंपेयर करा जाता है, बट रियलिटी तो वही है ना, ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि हमारा समाज जो है दो वर्गों के अंदर बटा हुआ है, बेटी और पुरुष और औरत। जो LGBT कम्युनिटी को भी जब अधिकार और पूरे मिल जाएंगे वास्तविकता में तो हो सकता है कि कुछ सालों के बाद में ये जो हमारी जो डिस्कशन है दूसरे तरीके का भी हो सकता है। तो आज तो जैसे मैंने कहा कि वकालत के अंदर भी एक मेल डोमिनेटेड स्फीयर है और शुरू के अंदर यही समझा जाता था कि जो लड़की यहाँ पर आती है, देखिए कितने साल टिकती है, या तो इसकी शादी हो जाएगी तो चले जाएगी। अच्छा मैम, मुझे वाइंड अप की तरफ बढ़ना है। एक सवाल मैं आपसे जाता हूँ, जब भी कोई क्लाइंट आता है तो क्या उसकी प्रायोरिटी ये रहती है कि मेरी जो लॉयर हो वो महिला ना हो पुरुष हो, यार महिला कहाँ मतलब बातचीत कर पाएगी, कहाँ अपराधियों से बातचीत, क्या इस तरह की प्रायोरिटीज क्लाइंट्स की रहती है? देखिए कुछ महिलाएं ने तो अपना जरूर अपने एक्सपर्टीज के साथ में अपने आप को साबित कर दिया है कि इवन क्रिमिनल केसेस के अंदर भी। अच्छा। और हमारी बहुत बड़ी बड़ी वकील हैं यहाँ पे हमारे देश के अंदर जो महिला वकील हैं जो क्रिमिनल केसेस भी करती हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल्स के लिए, भले चाहे वो मर्डर का केस हो चाहे कोई रेप का केस हो, उसके अंदर वो डिफेंड करती हैं। परंतु जो पारिवारिक मामले हैं या जो अपने कुछ यौन उत्पीड़न के मामले हैं या पौश के मामले हैं या सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले हैं, वहां पे जो महिलाएं हैं एक फीमेल वकील को, एक महिला वकील को अपनी बात समझाने के अंदर ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है। आखिरी कमेंट कल्पना जी आपसे, इतनी सारी हिम्मत जो आप में है, ये हिम्मत कैसे आ जाए, क्योंकि हम हिम्मत की बात बार बार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, इस हिम्मत का कोई फॉर्मूला है जो समझा दे मेरे व्यूअर्स को आज आप? देखिए, एक तो सबसे पहली बात है हिम्मत तो अपने खुद के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी जो दिमागी तौर पे और मन से हम अगर अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे तो हमें हिम्मत आ जाएगी। फिर सबसे बड़ी बात कि मैंने पहले भी कहा कि पेरेंट्स, हमारे परिवार, जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, परिवार पूरा सपोर्ट करता है, तो जो हिम्मत हमें अपने आप ही आ जाती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें अपने खुद के लिए करना चाहिए, फिर इसके बाद अगर परिवार हमारा साथ देता तो हम अपने आप अपनी हिम्मत अपने आप ले आते हैं। तो चलिए, हिम्मत की एक नई कहानी आज हमने लिखने की कोशिश की और बेहद खास, बेहद खूबसूरत, बेहद संजीदा और बेहद सुलझे हुए पैनलिस्ट आज मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी ने समय निकाला चर्चा में। थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर वो सुबह कभी तो आएगी जिसके इंतजार में हम और आप मिलकर हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो सुबह बहुत जल्द आए और उस सुबह को हम और आप एक साथ देखें और बराबरी के वो रंग और चटक हों और चमकदार हों और प्रगाढ़ हों। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ, सच के साथ के इस अंक को यहीं वाइंड अप करते हैं। देखते रहिए डीडी के साथ। नमस्कार।